नमस्कार मित्रों। तो आज 6 मार्च है और आज का मुख्य करंट अफेयर्स क्या है जो कि सुर्खियों में बना हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश किया। तो मैच का अगर सार समझे तो भारत ने 4 मार्च 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.3 ओवर में 264 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 48.1 ओवर में 267 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, और ये लक्ष्य हासिल किया। इसमें मुख्य प्रदर्शन की बात करें तो विराट कोहली ने 84 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने 98 गेंदों पर 84 रन बनाए, हालांकि वो शतक से चूक गए। केएल राहुल ने नाबाद 42 रन बनाए और आखिरी ओवर में ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई। हार्दिक पांड्या ने 28 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें कुछ बड़े शॉट शामिल थे, जिसने भारत को अंतिम क्षणों में मजबूत स्थिति में पहुंचाया। गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए 48 रन देकर। इसके साथ ही आंकड़े के साथ ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को रोकने में अहम भूमिका निभाई। रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती ने भी 2-2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रदर्शन की बात करें तो स्टीव स्मिथ ने 73 रन बनाए और एलेक्स कैरी ने 61 ने दोनों ने अर्धशतक लगाए, लेकिन अंतिम ओवर में भारत की गेंदबाजी ने उन्हें 264 पर ऑल आउट कर दिया। नाथन एलिस ने 2 विकेट लिए 49 रन देकर, और एडम जंपा ने भी 2 विकेट लिए 60 रन देकर। भारत के खिलाफ गेंदबाजी जो थी उनकी कुछ संघर्ष करते हुए नजर आई। भारत ने कुछ ऐतिहासिक इसके संदर्भ पर भी नज़र डालते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियन ट्रॉफी में जो मुकाबले हुए हैं, तो यह जीत भारत के लिए आईसीसी नॉकआउट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता थी। इससे पहले जो हुआ मैच, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन ट्रॉफी के नॉकआउट में 1998 और 2000 में हराया था, और अब 2025 में तीसरी जीत दर्ज की। यह भारत का लगातार तीसरा चैंपियन ट्रॉफी फाइनल है। 2013 में जीत, 2017 में हार, और ये फिर 2025 में हम जीत गए हैं और फाइनल में पहुंचे। अगला कदम देखें तो भारत अब 9 मार्च को जो को दुबई में होने वाला फाइनल है उसमें खेलेगा। उनका प्रतिद्वंदी जो था, जो हम देखें जो मैच कल हुआ है न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच, उसमें न्यूजीलैंड जीता है। तो अब जो मुकाबला होगा न्यूजीलैंड और भारत के बीच 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा दुबई में। निष्कर्ष जो है, इस जीत ने न केवल भारत को फाइनल में पहुंचाया, बल्कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार का बदला भी पूरा किया। कोहली की शानदार बल्लेबाजी, राहुल और पांड्या की फिनिशिंग और शमी की गेंदबाजी ने भारत को एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित किया है। अब ये अगली जो मुख्य खबर है वो है डोनाल्ड ट्रंप के कांग्रेस संबोधन के कुछ मुख्य बिंदु। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने जो जॉइंट कांग्रेस यूएस की है उसको संबोधित किया। उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो है, उन्होंने बोला अमेरिका इज बैक। मतलब जो उनका मोटो भी रहा है, कई हर बार बार बोलते रहते हैं इसको, अमेरिका इज बैक, अमेरिका वापस आ गया है। इसका मतलब ट्रंप ने बोला है कि ट्रंप ने अपने भाषण की शुरुआत इस दावे के साथ की कि उनके दोबारा सत्ता में आने से अमेरिका फिर से मजबूत और प्रभावशाली हो गया है। उन्होंने अपने पहले 43 दिनों में किए गए कार्यों को सुनहरे युग की शुरुआत बताया और इसे उनकी अब तक की सबसे बड़ी चुनावी जीत से जोड़ा। आर्थिक नीतियां और कर कटौती। ट्रंप ने 2017 के टैक्स कट को विस्तार देने के लिए $4.5 ट्रिलियन के व्यापक योजना की घोषणा की। उन्होंने टिप्स, सोशल सिक्योरिटी और ओवर टाइम पर कर खत्म करने की बात की। साथ ही अमेरिकी निर्मित वाहनों पर कार लोन ब्याज को टैक्स मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। सरकारी कर्ज में कटौती और धोखाधड़ी को खत्म कर कर महंगाई को नियंत्रित करने,
बंधक दरें कम करने और किराए के दाम घटाने का वादा किया। अब जो अप्रवासन और सीमा सुरक्षा है, जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, तो ट्रंप ने दक्षिण सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की और लाखों अवैध अपराधियों को निर्वासित करने की अपनी योजना को दोहराया। तो मतलब जो इलीगल वहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं उनको डिपोर्ट करने का जो भी उनका वो चल रहा है, उसको फिर से उन्होंने रिट्रेट किया। रिमेन इन मैक्सिको, मतलब मैक्सिको में ही रहो, नीति को बहाल करने और कैच एंड रिलीज, मतलब जो भी इलीगल्स लोग हैं उनको कैच करो और उनके देश में छोड़ो, को खत्म करने की बात की। मैक्सिको और कनाडा मैक्सिको कनाडा पर 25% टैरिफ लागू करने का बचाव किया। इसे सीमा सुरक्षा और फेंटेनाइल तस्करी रोकने का तरीका बताया। डोनाल्ड ट्रंप के कांग्रेस संबोधन के मुख्य बिंदु क्या क्या है, एक बार फिर और इसको कंटिन्यू करके देखते हैं। ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता शुरू करने का दावा किया, यह कहते हुए कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूस से शक्तिशाली संकेत मिले हैं। मध्य रूप में शांति और अब्राहम समझौते के विस्तार का वादा किया, हालांकि विवरण स्पष्ट नहीं किया। यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने के अपने फैसले का बचाव किया और अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देने की बात की। सरकारी कुशलता विभाग डोगे, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तो ट्रंप ने एलन मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोगे की प्रशंसा की, जिसने संघीय नौकरियों में भारी कटौती और खर्च में कमी की है। इसे फ्रॉड, बर्बादी और चोरी को खत्म करने का जरिया बताया, जिससे अमेरिकी परिवारों के लिए अधिक पैसा बचेगा। सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे, ट्रंप ने वोकनेस को खत्म करने की घोषणा की और ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध जैसे अपने कर्मचारी आदेशों को हाईलाइट किया। अंग्रेजी को देश की आधिकारिक भाषा बनाने और सरकारी विविधता कार्यक्रमों को समाप्त करने की बात की। अब एक और महत्वपूर्ण नज़र डालते हैं, नासा का अलर्ट। 460 फीट का विशाल क्षुद्र जो ग्रह है पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, ऐसा नासा ने दावा किया है। तो इस क्षुद्र ग्रह का विवरण थोड़ा और समझते हैं। नासा ने एक 460 फीट लगभग 140 मीटर व्यास वाले क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉयड बोलते हैं इंग्लिश में, जिसका नाम 535844 2005 BY3110 है, के बारे में अलर्ट जारी किया है। यह एस्टेरॉयड 5 मार्च 2025 को पृथ्वी के करीब से गुजरा। इसकी गति लगभग 17,583 मील प्रति घंटा है, यानी कि 28,298 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे एक तेजी से बढ़ रहे अंतरिक्ष पिंड बताती है। निकटतम दूरी, नासा के सेंटर ऑफ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज, जिसको CNEOS बोलते हैं, के अनुसार यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 22,80,000 मील, लगभग 3.7 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। यह दूरी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर से करीब 9 से 10 गुना अधिक है। मतलब जो चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी है उससे लगभग 9 से 10 गुना दूरी पर वो अभी है एस्टेरॉयड, इसलिए यह तत्काल खतरा नहीं है। समय के बाद यह क्षुद्र ग्रह 5 मार्च 2025 को भारतीय समय अनुसार शाम 4:28 पर पृथ्वी के मतलब सबसे करीब होगा, जिसको बोलते हैं। फिर भी ये 9 से 10 गुना दूरी पे होगा। क्या है खतरनाक है? तो संभावित खतरा क्या है इसका? 534844 को पोटेंशियली हैजार्ड एस्टेरॉयड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि इसका आकार 140 मीटर से बड़ा है और यह पृथ्वी के ऑर्बिट के 30 मिलियन मील के दायरे में आता है। हालांकि वर्तमान घटनाओं के अनुसार यह 5 मार्च 2025 को पृथ्वी से नहीं टकराएगा। भविष्य का जोखिम क्या हो सकता है? नासा इसकी
कक्षा को लगातार ट्रैक कर रहा है ताकि भविष्य में इसके मार्ग में बदलाव की संभावना का आकलन किया जा सके। अभी तक अगले 100 वर्षों के लिए कोई टक्कर का खतरा नहीं है। नासा की निगरानी और तकनीक ट्रैकिंग सिस्टम। नासा इस एस्टेरॉयड को अपने पैन स्टार्स पैन स्टार्स कैटालिना स्काई सर्वे और गोल्ड स्टोन रेडार सिस्टम के जरिए ट्रैक कर रहा है। यह सिस्टम इसकी स्थिति, गति और कक्षा की सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। एनईओ सर्वेयर क्या है? नासा का आगामी एनईओ सर्वेयर टेलीस्कोप जो खतरनाक क्षुद्र ग्रहों को खोजने के लिए बनाया गया है, भविष्य में ऐसी घटनाओं की निगरानी को और बेहतर करेगा। अब इसके प्रभाव की संभावना क्या है? यदि यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता, जो अभी नहीं हो रहा है, तो इसका प्रभाव क्षेत्रीय स्तर पर विनाशकारी हो सकता था। 460 फीट का क्षुद्र ग्रह एक बड़े क्रेटर लगभग 5-10 किलोमीटर व्यास बना सकता है और वातावरण में धूल छोड़कर जलवायु पर असर डाल सकता है। उदाहरण के लिए 2013 में रूस के चेल्याबिंस्क में 59 फीट का उल्कापिंड विस्फोट हुआ था जिसने 1500 लोगों को घायल किया। यह उससे कहीं बड़ा है। अब अमेरिका चीन संबंध पर एक नज़र डालें तो जो चीन का विदेश मंत्रालय है उसने कड़ा बयान जारी किया है। आजकल ट्रम्प का मतलब टैरिफ बार चल रहा है कंट्रीज के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ भी बोलते हैं कि इंडिया में ऑटो टैरिफ बहुत ज़्यादा हो गया है और हम यहाँ पे वो मतलब बोलता है कि यूसे बोलता है इंडिया पर भी हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे 2 अप्रैल से। तो इसी के चक्कर में इसी के संबंध में चीन ने के विदेश मंत्रालय ने कड़ा बयान जारी किया है और उसका अगर जो कोटेड लाइन पढ़े तो इफ बार इज व्हाट द यूएस वांट बी इट ए टैरिफ बार, ए ट्रेड बार और एनी अदर टाइप ऑफ बार, वी आर रेडी टू फाइट टिल द एंड। मतलब एक तरह से अगर इस वाक्य को डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो चीन ने एक तरह से अमेरिका को ललकारा है कि अगर आपको युद्ध करना है तो युद्ध खुल के युद्ध करिए, चाहे वो टैरिफ बार हो, ट्रेड बार हो और हम या किसी अन्य तरह का सैन्य युद्ध हो, हम हर तरह के युद्ध लड़ने के लिए यूएस के साथ तैयार हैं। तो इसका संदर्भ एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ट्रम्प ने जो कांग्रेस संबोधन किया था तो उसमें ट्रंप ने अपने पहले कांग्रेस संबोधन में चीनी आयात पर टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 20% करने और फेंटेनाइल संकट के लिए चीन को जिम्मेदार बताने ठहराने की बात की। उन्होंने संभवतः भविष्य में 60% तक टैरिफ की धमकी दी थी। चीन की प्रतिक्रिया इस पे है। इसके जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय ने कड़ा बयान जारी किया जिसको ऊपर हमने समझाया लिखा हुआ है। यह बयान 5 मार्च 2025 को प्रवक्ता लिन जियान या मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आया। यह ट्रंप की नीतियों को संरक्षणवादी और ब्लैकमेल करार देने वाले की प्रतिक्रिया है। मतलब चीन के अनुसार ये ट्रंप जो है वो संरक्षणवादी नीतियां और लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। ट्रंप जो है वो लोगों को मतलब यहाँ पे देशों को उनके जो राष्ट्राध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, उनको ब्लैकमेल कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो व्लादिमीर जेलेंस्की आया था उसके साथ कैसी मतलब नोकझोंक हुई, वो इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि निगोशिएशन चलता रहता है लेकिन वो बेसिकली ऑफ कैमरा होता है, पब्लिक के सामने वो चीज़ें नहीं आती। अब बयान का अगर इसके विश्लेषण करें चीन के तो आर्थिक युद्ध पर जोर। तो जैसे उन्होंने बोला टैरिफ वार, ट्रेड वार, तो आर्थिक युद्ध पर जोर दिया। टैरिफ युद्ध और व्यापार युद्ध का उल्लेख सीधे ट्रंप के 20% जो टैरिफ की ओर इशारा करता है। चीन ने जवाब में अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे सोयाबीन, मक्का, चिकन, कपास पर 10 से 15% टैरिफ लगाए जो 10 मार्च 2025 से प्रभावी होंगे। यह ट्रंप समर्थकों के प्रभावशाली क्षेत्रों को निशाना बनाता। मतलब ये जो चीन ने जो जिन पर ये टैरिफ लगाया है जिन उत्पादों पर, वो बेसिकली ज़्यादातर जो ट्रंप समर्थक जो क्षेत्र हैं, प्रभावशाली क्षेत्र हैं, वहीं पे ही वहाँ से ही ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था चाइना को, तो उन्होंने उधर ट्रंप को टारगेट किया है। सैन्य तनाव पे समझे तो एनी अदर टाइप ऑफ वार जो उसने लाइन में मेंशन की है वो बेसिकली का इसी का ही जिक्र है।
स- का जिक्र ताइवान दक्षिण, मतलब जो एनी अदर टाइप ऑफ बार का जिक्र जो है वो ताइवान, दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी या साइबर क्षेत्र में मतलब संभावित टकराव की ओर संकेत हो सकता है। यस, अमेरिका के ताइवान को हथियार जो, जैसे ताइवान और चीन में वो चल रहा है, चीन जो है वो ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। तो अमेरिका ताइवान को हथियार बिक्री कर रहा है लगभग 385 मिलियन डॉलर, जो कि दिसंबर 2024 में उसने बेचे, और क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों के जवाब में हो सकता है। हालांकि यह अभी कूटनीतिक बयानबाजी का हिस्सा लगता है, ना कि तत्काल सैन्य कार्रवाई की घोषणा। चीन का रुख अगर देखें तो बयान में दृढ़ता और आत्मविश्वास झलकता है। चीन ने कहा कि वह डरता नहीं है और धमकियों से प्रभावित नहीं होगा। यह उसकी आर्थिक और सैन्य तैयारी को रेखांकित करता है। साथ ही उसने भी संवाद की गुंजाइश छोड़ी। इफ द यूएस ट्रूली वांट्स टू सॉल्व द फेंटेनाइल इशू, इट शुड कंसल्ट विद चाइना एज इक्वल्स। मतलब बोला कि अगर जो यूएस ये फेंटेनिल इशू है उसको अगर सच में सॉल्व करना चाहता है तो वो चीन के साथ बराबरी का मतलब व्यवहार करके और उसको उसके साथ आपस में संवाद करे, तभी ये सॉल्व होगा। तो यह दिखाता है कि चीन अभी भी बातचीत के लिए खुला है, और लेकिन शर्तों के साथ। संभावित इसके प्रभाव पर नज़र डालें तो आर्थिक, यदि टैरिफ युद्ध बढ़ता है तो वैश्विक आपूर्ति जो भी सप्लाई है वो श्रृंखला प्रभावित होगी। अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ेंगी। लगभग एक अनुमान के अनुसार लगभग $1,000 प्रति परिवार सालाना, कुछ अनुमानों के अनुसार ये जो है इतनी बढ़ेगी। और चीनी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा। चीन में लगभग 1 से 1.5% की जीडीपी ग्रोथ में कमी आएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। राजनीतिक प्रभाव पर नजर डालें तो यह बयान ट्रंप की अमेरिका पहले, जो अमेरिका फर्स्ट नीति है, नीति के खिलाफ चीन की, यह बयान ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट जो नीति है उसके खिलाफ चीन की आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिफेंस और सेल्फ रिलायंस नीति को मजबूत करता है, जैसा कि 4 मार्च 2025 को नेशनल पीपल्स कांग्रेस में जोर दिया गया था। जो अभी इनका चीन में वो चल रहा था नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर भी इन्होंने इस पर काफ़ी जोर दिया है कि ये अब सेल्फ रिलायंस होंगे। सैन्य की बात करें, सैन्य प्रभाव पर, तो अभी युद्ध की कोई की बातचीत अतिशयोक्ति लगती है कि ऐसा लगता नहीं है कि आज के टाइम पे ये कोई चीन या अमेरिका जैसे दो बड़े देश आपस में सैन्य युद्ध करेंगे। लेकिन यह तनाव बढ़ने की स्थिति में दीर्घकालिक तैयारी का संकेत हो सकता है। लेकिन भविष्य में मतलब ऐसा हो सकता है कि युद्ध हो जाए और कुछ ऐसा हो जाए, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। एक रिसर्च के अनुसार कि मानव मस्तिष्क, जो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है, उसमें लगभग 1 चम्मच के बराबर प्लास्टिक जो है वो पाया गया है। तो ये क्या है, इसको एक बार समझते हैं। तो 5 मार्च 2025 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक लेख के अनुसार वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मानव मस्तिष्क में लगभग 1 चम्मच के बराबर माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक पाए गए हैं। यह खोज नेचर मेडिसिन नामक एक पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई है, जिसमें मस्तिष्क के ऊतकों में अन्य अंगों जैसे लीवर और किडनी की तुलना में 7 से 30 गुना अधिक माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। मात्रा शोध में पाया गया कि मस्तिष्क के ऊतकों में औसतन 0.5% वजन माइक्रोप्लास्टिक का है। 1 ग्राम मस्तिष्क ऊतक में यह मात्रा एक छोटे चम्मच के बराबर हो सकती है, जो चिंताजनक है। अब माइक्रोप्लास्टिक का इसका स्रोत क्या है? तो माइक्रोप्लास्टिक छोटे प्लास्टिक कण 5 मिमी से भी कम जिनका वो रहता है रेडियस, जो प्लास्टिक की बोतलों, पैकेजिंग, कपड़ों, सिंथेटिक फाइबर और पर्यावरण प्रदूषण से आते हैं। ये हवा, पानी और भोजन, खासकर समुद्री भोजन के जरिए मानव शरीर में प्रवेश करते हैं। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि ये कण रक्त मस्तिष्क अवरोध, ब्लड ब्रेन बैरियर जैसे होते हैं, को पार कर सकते हैं, जिसके बाद वे मस्तिष्क में जमा हो जाते हैं।
स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव क्या है, वो एक बार न्यूरोलॉजिकल जोखिम है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि माइक्रोप्लास्टिक ऑक्सीडेटिव तनाव, सूजन और न्यूरो इन्फ्लेमेशन का कारण बन सकते हैं। ये स्थितियां अल्जाइमर, डिमेंशिया और पार्किंसंस जैसे रोगों से जुड़ी हो सकती हैं। बढ़ता स्तर 2016 की तुलना में 2024 में एकत्र किए गए मस्तिष्क नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक्स का स्तर अधिक पाया गया, जो प्रदूषण की गंभीरता को दर्शाता है। डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्तियों में यह मात्रा और भी ज़्यादा थी। वैज्ञानिक सुझाव क्या है, इसके उपाय। शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की सलाह दी है, जैसे बोतलबंद पानी और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से परहेज। प्राकृतिक उत्पादों, कॉटन, ग्लास का उपयोग, पर्यावरण अनुकूल विकल्प चुनना। यह सुझाव दिया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से जगह बना रहे हैं और इन्हें रोकना अब जरूरी हो गया है। तो ये थे कुछ मुख्य करंट अफेयर्स जो आज के थे। तो थैंक यू, हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।